बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। आजकल जनरल फैज़ हमीद साहब की एक वीडियो उसने सोशल मीडिया पे बड़ा धूम मचाई हुई है, उस पर बात करनी है। दूसरा बात करनी है कि ये NA45 NA45 कुरम में ये क्यों नहीं इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन क्यों मुलतवी कराया गया, वजह क्या थी। इस पर मैंने ZN न्यूज़ ने आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की स्टोरी देनी है। अच्छा, सबसे पहले आ जाएं जनरल फैज़ हमीद साहब की उस वीडियो पर। ये वीडियो आपके सामने चल रही है। ये वीडियो कोई 70 ग़ालिबन 76th कोर्स की रीयूनियन है, या कुछ इसको लोग गेट टुगेदर भी बोलते हैं, ये वो है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये मैंने बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से बात की है। कहते हैं कि ये एक रूटीन की वो होती है कार्रवाई, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी करते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी करते हैं ये कोर्स की रीयूनियन जो होती है, या कोर्स की गेट टुगेदर। कुछ इसको गेट टुगेदर बोलते हैं, कुछ उसको रीयूनियन बोलते हैं। तो ये PMA में, अच्छा, इसकी इजाज़त या तो PMA कमांडर दे सकता है, या इसकी वो एक कोर्स की दे सकता है, और या दो कोर्सेज़ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि जनरल बाजवा साहब जो अब हैं मौजूदा, वो दे सकते हैं। वो दो कोर्सेज़ की इजाज़त दे सकते हैं, और जो कमांडेंट हैं वहाँ पे PMA के कमांडेंट जो हैं वो एक कोर्स की इजाज़त दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कोर कमांडर ही खुद अपनी इजाज़त से चला जाए और वो वहाँ पे इस तरह के कोर्स की रीयूनियन में शामिल हो जाए, या ये सूरत हाल हो जाए। ठीक। अब बात ये है कि ये एक रूटीन की कार्रवाई है, लेकिन ये लंबी चौड़ी वीडियो है, मैंने थोड़ा सा हिस्सा लगाया इसका। ये क्यों इस तरह की, वो खुद हैरान थे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स, और वो कह रहे थे कि ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कोर कमांडर ने या किसी और ने इस तरह की कोई कार्रवाई की वीडियो सोशल मीडिया पर यहाँ पर शेयर कर दी हो। अच्छा, ये इस वक्त क्यों शेयर की गई है? ये एक प्रोजेक्शन के लिए शेयर की गई है, ये अपने आप को मशहूर करने के लिए की गई है, ये अपने आप को इन रखने के लिए, ख़बरों में इन रखने के लिए की गई है। और ये एक ख़ास पॉलिटिकल जमात, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इंसाफ की प्रोजेक्शन बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। ये वही साहब थे जिन्होंने, मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दी थी, ये वही साहब थे। और उस एक्सक्लूसिव स्टोरी को अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस सोर्स का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बाद में मैंने कुछ गैर सियासी लोगों से भी उसी एक्सक्लूसिव स्टोरी को शेयर किया, तो उन्होंने उसको निगेट नहीं किया, मुस्तरद नहीं किया, बल्कि उसकी तस्दीक की। गो कि वो तस्दीक ऑफ द रिकॉर्ड की, लेकिन तस्दीक की, ये मैं डंके की चोट पर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, बहरहाल कि वही साहब जो भावलपुर से आए और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की। अब कुछ सोर्सेज ने मुझे बताया कि उस मुलाकात में इमरान खान साहब भी थे, और वो मुलाकात इस्लामाबाद के एक घर में हुई थी। ठीक। अच्छा, अब बात यह है कि मैं ये सोचा था भाई यार, उन्होंने मुलाकात, चलो इमरान खान के साथ तो मुलाकातें उनकी पहले भी होती रही हैं, मुसलसल हो भी रही हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता, तो ये प्रेसिडेंट से क्यों की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र नकवी ने, ZN न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव अंदाज में उसका भी निकाल लिया है कि वो चक्कर क्या है। वो चक्कर ये था कि एक मुबैना प्लाट बनाया गया है, एक मुबैना मंसूबा बनाया गया है, और उस मंसूबे के तहत ये तय पाया है कि अगर जो ये खान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये अभी चंद घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारा महवर यही था कि ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये लोग आर्मी चीफ नहीं लगा सकते। अब उनका सारे प्रोटेस्ट का, सारे लॉन्ग मार्च का जो महवर है, जो मरकज़ है, वो यही है कि ये आर्मी चीफ नहीं लगा सकते। तो अब आपको समझ तो आ गई होगी कि मामला क्या है, असल में गड़बड़ क्या है। ठीक हो गया ना।
और मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, और करूंगा ये अक्टूबर में। अक्टूबर से आगे मेरा लॉन्ग मार्च भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो समझ है उनको ना कि अक्टूबर से आगे अगर लॉन्ग मार्च जाए तो फिर वो फजूल हो जाएगा। अक्टूबर के एंड से पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि अक्टूबर के एंड से तो आर्मी चीफ़ की तकर्री का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और नवंबर के स्टार्ट में वो प्रोसेस ख़त्म भी हो जाएगा। अब इन्होंने हर सूरत में अक्टूबर में ही करना है लॉन्ग मार्च, ठीक हो गया ना। और साथ ये भी कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ इनको नहीं लगाने दूंगा। अब सारे अज़ाइम तो आपको समझ आ गए होंगे, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है वो भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब वो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये भावलपुर वाले साहब ने आर्मी चीफ के साथ, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आके कैसे मुलाकात की, इनसे क्या काम था। तो वो प्लाट ये बनाया गया, मुबैना तौर पे मंसूबा ये बना कि प्रेसिडेंट के साथ जो समरी आएगी ना वो अपॉइंटमेंट की, अब शहबाज शरीफ जिसको अपॉइंट करेंगे एज एन आर्मी चीफ या जो भी होगा, उसकी समरी आएगी यहाँ पर, ठीक है, किधर, यहाँ प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके हैं एक इंटरव्यू में, गालिबन आसमा शिराजी साहबा के साथ, उस इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री पर एक मुशावरत होनी चाहिए। असल में मसला उनको ये है कि आर्मी चीफ की तकर्री पर इमरान खान से मुशावरत करें। अब इमरान खान आगे डट जाएंगे ज़िद पर, वो कहेंगे नहीं जी ये बंदा तो होना ही नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक बंदा चाहिए, वो आपको तो पता है, ठीक हो गया ना, ये बंदा तो होना ही नहीं चाहिए, और इस तरह से वो खच लग जाएगी। तो पहले भी कभी ऐसे हुआ है कि अपोजिशन से आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरतें होती रहें? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब मंसूबा ये बना है मुबैना तौर पर कि प्रेसिडेंट की तरफ समरी जाएगी और प्रेसिडेंट उस समरी को रोक के बैठ जाएगा, को और नहीं तो 20-25 दिन तो वो रोक सकते हैं ना, समझ आ गई है ना, ठीक। और वो फिर रोक, अब उनका सॉफ्टवेयर इस दौरान अपडेट कर दिया गया तो वो एक और बात है, वो पाकिस्तान में तो मिनटों में हालात तब्दील होते हैं ना, या कुछ और सूरत हाल हो गई, लेकिन उनके पास अख्तियार तो है कि वो कोई भी समरी या कोई अप्रूवल या बिल या उसको तो रोक सकते हैं। पहले भी उन्होंने रोका है, 1-2 दफ़ा हुआ है, आपको याद है, ये अपना AVM का, अपना EVM का बिल भी उन्होंने रोका। इसी तरह से वो बाहर का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का, उनका भी उन्होंने रोका था। वो जो अप्रूवल यहाँ से तब्दीली हुई थी जब हुकूमत आई, तो उन्होंने कुछ और बिल भी रोके थे। तो इस अपॉइंटमेंट की समरी को भी वो दबा के बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। ये एक मंसूबा था कि जी आप हर तरीके से एक लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ, और मैंने सोचा कि मैंने कहा कि भाई यार ये क्या मामला, क्या है ये चक्कर, क्या है कि एक बंदा उनके अपने इदारे का बंदा है, उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो मुझे कुछ एक बहुत ही रेलेवेंट पर्सनैलिटी ने मुझे एक शेर भी सुनाया, और वही है कि उन्होंने कहा नकवी साहब आप जानते हैं कि शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। असल में इससे पहले मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा जी जनरल सरफराज सत्तार के बारे में कौन नहीं जानता, उसको किस तरीके से नज़रबंद किया गया था, बहुत ही सीनियर जर्नैल थे, ठीक है ना, और किस तरीके से फिर वो रिटायर हो गए या जो भी हुआ, वो बड़ा रोला शोला पड़ा रहा था। और मुझे कर्नल इनामुर रहीम साहब उनके वकील थे, उनसे भी बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि नकवी साहब उनको तो नज़रबंद किया गया, उनके बच्चे का इम्तिहान था, पता नहीं गालिबन OA लेवल का किसका एग्ज़ाम था या यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम था, तो कहते हैं उनको वो भी नहीं देने दिया गया। तो फिर यहाँ तक भी सूरत हाल हुई है ना। इससे पहले हमने देखा कि रिजवान अख्तर साहब, वजह कोई भी हो, कोई भी वजह हो, उनको रातों रात मिनटों में फारिग कर दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई मसला नहीं होता, वो तो फिर हो, तो फिर इंसाफ के लिए क्यों एक खसूसी इस तरह की सूरत हाल है। तो वो बात वही है कि शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते। एक दूसरे की कमज़ोरियाँ ही इतनी होती हैं कि फिर बस आगे मेरा ख्याल है आप ख़ुद ही समझदार हैं, मैं चुप कर जाऊं तो वो बेहतर है। तो आप समझ गए होंगे। तो इनको क्यों नहीं कोई हाथ डाल रहा, या इनको क्यों नहीं कोई चुप करवा रहा। और इसी तरीके से मैंने व्लॉग किया था आज से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले, इतनी होगा 10 दिन पहले गालिबन,
कि मैंने कहा जनाब ये साहब मुलाकात करके गए हैं। और इसी तरीके से कल हमारे दोस्त हैं हसन यूब, वो ट्वीट भी मैंने उनका देखा और वो कह रहे थे कि वो जनाब चूँकि वो मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, मैं आके यहाँ पर प्रेसिडेंट से मुलाकात भी करूँगा, मेरी मर्ज़ी में जिससे मुलाकात करूँ मैं चला जाऊँगा क्योंकि मैं कोच हूँ, ठीक है ना। जिनको मरीम नवाज़ साहबा ने भी कोच कहा था वो आपको पता है, ठीक हो गया ना। तो वो जनाब वो डरता मरता नहीं है वो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कहते हैं लोग कि बहुत सारों की कमज़ोरियाँ उनके पास भी हैं, उनके पास हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ये पैरेलल में चल रही हैं। तो अब वो लॉन्ग मार्च में भी उसी तरीके से, और लॉन्ग मार्च में बहुत सारे और भी कुछ लोग इस तरह के इन्वॉल्व हैं और ऊधम मचाने की और ये सारा कुछ तमाशा करने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि कुछ मैंने बहुत ही ज़िम्मेदार ज़राए से भी बात की है, बहुत ही बाखबर ज़राए। उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर ये रिवायत बन गई कि कोई जत्था लेके यहाँ पे पहुँच गया और उस जत्थे ने ये कहा कि हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ बनाओ, तो फिर तो कल को कोई भी होगा जत्था पहुँच जाएगा यहाँ पे। और अगर इस तरह का मसला हुआ तो फिर तो जत्था ही आर्मी चीफ लगाएगा। और फिर तो उसके बाद खुदा न खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि जिस जर्नैल के हत्थे को जत्था चढ़ गया, जिस जर्नैल को कोई इस तरह की फैसिलिटी मिल गई, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी जत्थे को कहेगा जी आप आ जाओ ताकि आप हमारे हक में एक पूरी कैंपेन करो। तो ये तो एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड होगा ना अगर ऐसा हो कि खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं मार्च करूंगा लॉन्ग मार्च, और उस लॉन्ग मार्च का 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो खुद ही कह रहे हैं कि जनाब वो लॉन्ग मार्च ये कह देना कि जी लॉन्ग मार्च आप आएँ, आप 15 नवंबर की बात करें जब समरी अप्रूव हो के ऐलान हो चुका होगा। लेकिन उनको पहले करना है कि आर्मी चीफ का ऐलान तब तक ना हो। ये है वो असल हकीकत, असल जंग उस इदारे के अंदर की है, ठीक हो गया ना। असल आगे आ जाएं आप, मेरा ख्याल है वो कुरम वाले NA 45 पर, कि वो जो NA 45 का इलेक्शन मुलतवी क्यों हुआ। मेरी बात हो रही थी जमील खान साहब जो कि वहाँ पर जमीयत के कैंडिडेट हैं, ठीक हो गया, और इमरान खान साहब उनके मुकाबले में लड़ रहे थे। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा नकवी साहब मैं भारी जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना इसको चैलेंज देने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान मेरे मुकाबले में लड़े और वो जीत के दिखा दें। कहते हैं ये चीफ सेक्रेटरी ने, IG ने एक झूठी रिपोर्ट बनाई है, वो 2 ग्रुपों के दरमियान कोई तसादुम था, हालांकि वो तसादुम NA 46 में था। इन्होंने उसको NA 45 का बना के और साथ फ़िरका वरीयत का बना के, शिया सुन्नी फसाद बना के यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट की बुनियाद पे इन्होंने मुलतवी करा दिए सब कुछ। अभी कामरान मुर्तज़ा साहब उनके वकील थे जमील खान साहब के, तो उन्होंने कहा जनाब कि हम आए हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, और उस इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि जी सब कुछ तैयारी तो मुकम्मल है, ज़ाहिर है, तो सारी तैयारी जब मुकम्मल है 16 अक्टूबर को ये इलेक्शन होने दें, उसके बाद फौरी तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पर उनको वफाकी हुकूमत ने भी खतूत लिखे, उनको कराची वालों ने भी खतूत लिखे, मुख्तलिफ हवालों से उनको खतूत आए, सिंध हुकूमत की तरफ से भी उन्होंने किसी के कहने पे इलेक्शन मुलतवी नहीं किया, तो अब ये इलेक्शन भी हो जाना चाहिए। असल में मामला ये है, माजरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने स्पेशल ब्रांच से एक सर्वे करवाया, और उस सर्वे में इमरान खान की बुरी तरह उस हल्के में पिटाई हो रही थी NA 45 कुरम में, और वो जिस हल्के में पिटाई हो रही थी, तो जाहिर है उन्होंने फिर ये पूरा प्लान किया कि जनाब हम यहाँ पर इलेक्शन, बड़ा दुख हुआ जनाब, बड़ा उनको दिल को लग गई कि जी IG की और अपना चीफ सेक्रेटरी की। वो असल में मामला ये है ना कि यहाँ तो अरबों खरबों रुपए की गेम है ना। यहाँ तो जिस तरीके से इन 3.5 पौने 4 सालों में काला धन इकट्ठा किया गया है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, वो किसी की सोच हो सकती है। अब कल आबिद शेर अली साहब अगर हार गए हैं ना, तो मैं समझता हूँ उनकी हार बनती थी।
वो बेचारे ये सोच रहे होंगे उन्होंने 1 रुपया कोई नहीं लगाया। भाई वो रिवायती सूरत हाल है, वो 4 साल बाहर बैठे, उनको कख का ही पता नहीं था यहाँ पे क्या क्या तब्दील हो गया है, और जनाब अगलों ने अरबों रुपए लगा दिए, वहाँ पे जाके वोट भी खरीदे, उन्होंने जेब से टक्का ही कोई नहीं लगाया, तो फिर उन्होंने हारना ही था ना। तो ये बात यही है, सूरत हाल है। अब खैबर पख्तूनख्वा की हालात बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। ये मौलाना कासिम साहब, वो सुना बड़े मुत्तकी आदमी हैं, मर्दान वाले, जो जिनके पास जमीयत का टिकट था, वो चंद हज़ार की इससे फ़र्क से हारे हैं। तो फिर आप ख़ुद बताएं ना, फिर क्या सूरत हाल क्या है? फिर एक चैलेंज है ना वहाँ पे, और वो भी जब इमरान खान हो, तो इसका मतलब है कि कोई और कैंडिडेट होता तो उसको बुरी तरह मार पड़ती उनसे। और इसी तरीके से एमल वली भी चंद हज़ार के डिफरेंस से, नो डाउट कि पेशावर की सीट अच्छे मार्जिन से इमरान खान ने निकाली है। तो इस तरह से 2 सीटें वो हारा भी हैं, एक वो उनके दूसरे वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी, और एक जो है ना यहाँ पर मलीर वाली सीट। तो बात ये है भाई, यहाँ पे अरबों खरबों के खाते चल गए हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि अगर कोई भी बंदा कहे तो एशिया की बदतरीन करप्शन ये खान साहब के दौर में हुई है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, एशिया की हिस्ट्री की बदतरीन करप्शन हुई है। वो पता नहीं किन किन को खिलाई गई है। अब हमें मजबूर ना किया करें, क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि कोई अब एक सहाफ़ी है, मैं पिछले दिनों आसिफ बशीर साहब हमारे दोस्त हैं, वो एक ट्वीट कर रहे थे, उन्होंने अपना दुख बयान किया। वो ये कौन से आसिफ बशीर साहब हैं? ये जियो जंग ग्रुप से रिलेटेड हैं, और ये वही साहब हैं जो कि जिन्होंने वो जजेस के पिछले दरवाजे से जाते हुए नामालूम अफराद को पकड़ लिया था, और उन्होंने पूछा था कि जी जज से मुलाकात कैसी रही। आपको याद है जब ये नवाज शरीफ साहब का मुकदमा चल रहा था, ठीक है ना, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी मुतअद्दिद बार अपने ट्विटर पे वो उनकी वीडियो भी लगाई, कुछ और लोगों ने भी लगाई नून लीग के मुख्तलिफ वालों से, लेकिन भुगत वो अकेले रहे हैं आसिफ बशीर साहब। कभी नवाज शरीफ साहब ने किसी गुफ्तगू में उनका जिक्र नहीं किया, मरियम नवाज साहबा ने जलसे में उनका जिक्र नहीं किया, नाम लेके जिक्र नहीं किया, कभी किसी और ने जिक्र नहीं किया उनका, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, वो अकेले ही भुगतते हैं। वो कह रहे थे कि जी मेरी माँ जो है ना मुझे कहती है कि जी आप छोड़ दें। माँ का दिल और होता है ना, माँ का दिल। मुझे जब घर से 2 मरतबा अगवा किया गया, पहली दफ़ा मैं गया तो मेरी माँ कह रही थी मुझे कि बेटा इस चैनल को बंद करो। माँ होती है भाई, माँ के सामने बंदे को सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं आपको, माँ वो हस्ती है कि बाप से भी 2 गुना ज़्यादा उसका एहतराम है। तो बहरहाल बात ये है कि उसके सामने बंदा सरनगू हो जाता है, सर तस्लीम खम करना पड़ता है, चूँ चरा नहीं करनी पड़ती। फिर मैंने बड़े मुश्किल से उनको मनाया, मैंने कहा जी अम्मी जी इंशाल्लाह आप अगर साथ हैं तो आपकी दुआएं हमारे साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत मुश्किल से मैंने उनको राज़ी किया। वो मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। मैं वीडियो, आप यकीन कीजिए, उसके बाद मैं वीडियो के करीब आता वो मेरा कैमरा फेंक देती थी, वो आके कहते नाराज़ हो जाती थी। तो मैं, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक सहाफ़ी की किस तरह की मुश्किलात होती हैं, आपको समझ नहीं है इस बात की। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग उसको बड़े दिलचस्पी से सुनते हैं, हमें बड़ी दाद भी देते हैं, लेकिन जो दुख होता ना उसका किसी को नहीं अंदाज़ा होता कि वो क्या सूरत हाल होती है, कि जी किस तरह की ये खबरें हमें बता रहे हैं और उस खबरों के बाद उनको किस तरह का भुगतना पड़ता है। बहरहाल बात ये है कट इट शॉर्ट कि आसिफ बशीर साहब का किसी ने जिक्र किया नाम लेकर, उनके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं हुआ। ये माशाल्लाह नून का तुरा इम्तियाज़ है। और इधर आप दूसरी तरफ देखें तो खान साहब हर जलसे में कभी वो अरशद शरीफ का जिक्र करेंगे, चौधरी गुलाम हुसैन तक, जिनका ये पता नहीं है कि वो उनके ऊपर सहाफ़त का लफ्ज़ फिट ही नहीं आता, वो कोई और बला है, ठीक है, उस तक का भी वो जिक्र करते हैं। रोज़ाना हर तीसरे दिन वो FFL यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं, अपने पास घंटों बिठाते हैं। ये क्रेडिट तो जाता है ना उनको, ये तो बिल्कुल है ना। यहाँ पे मसला ये है कि जो सहाफ़ी हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हैं और मुसीबत तले आ जाते हैं, ये उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते अपनी ज़बान से, नून वाले। तो फिर आप ये पुराने मैं वो जवाद अहमद साहब का पढ़ रहा था कल एक ट्वीट, वो कहते हैं यार मेरे पे क्यों आप खामखा नाराज़ हो रहे हैं, मेरे पास तो एक सोशल मीडिया है, फ़लाँ का मीडिया फ़लाँ के पास है, फ़लाँ का मीडिया फ़लाँ के पास है, और ये तो मेरे पास तो पता नहीं, उसका कोई बता रहे थे एक विंग है या क्या है, सूरत हाल है। तो भाई बहुत सारी बातें चेंज करनी है।
नून लीग वालों को चाहिए कि अब वो बंकर से बाहर निकल आएँ, मियाँ साहब भी यहाँ पे आएँ, यहाँ पे मुकाबला करें। कल पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें निकाली हैं, आपकी दोनों सीटें 20-20 हज़ार के मार्जिन से ज़्यादा पे आप आ रहे हो, तो आपको कोई फ़िक्र भी है या फ़िक्र कोई नहीं है? आपको फ़िक्र होनी चाहिए। और इस वक्त मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर किसी जमात का वोटर सपोर्टर सबसे ज़्यादा मायूस कौन है, सबसे ज़्यादा मायूस है, उसकी एक्टिविटी, उसकी सोच मायूस कौन है, उसको वो मायूस है, मायूस तरीन है, डिसअपॉइंटेड है, उसका सारे का सारा मोराल ज़मीन बोस हो गया है, वो नून लीग का वोटर सपोर्टर है। पता ही उनको कोई नहीं है कि हमारी क़यादत क्या कर रही है, उनको पता ही कोई नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको पता ही कोई नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, क्या सूरत हाल है। कोई महंगाई का नहीं पता चल रहा, कोई उस तरीके से। ठीक है, अब डार साहब के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं और हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन साथ साथ एक है टोटल आपके पास इस्लामाबाद की हुकूमत और मलबा पूरे पाकिस्तान का आप पे आ रहा है। तो फिर आप जब ये सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ देखो तो वो कुछ लोग कहते हैं यार वो बहुत मुतमईन हैं, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला। अच्छा चले हम भी देखते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।